नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया जी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि पर्वत की चोटी है। यह समुद्र से 8,848 मीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है, यानी उत्तर दिशा में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता, तिब्बती क्या कहते हैं इसे? चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता, और नेपाली इसे सागर माता के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सागर का अर्थ है बर्फ होता है। नेपाली भाषा में सागर का अर्थ क्या है? बर्फ। 1849 में एक सर्वेक्षण का अर्थ है आधिकारिक निरीक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कि सबसे ऊंचा, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया। पर्वतारोहियों का अर्थ है पहाड़ पर चढ़ने वाला। परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। अज्ञात यानी कि जिसे जाना ना गया हो। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। आधार शिविर का अर्थ है मुख्य शिविर, और शेरपा का अर्थ है नेपाली मजदूर, जो मुख्य रूप से पर्वतारोहियों का बोझा ढोता है, अर्थात उनका मार्गदर्शन करता है। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे। वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे, यानी कि 12 कौन थे? नेपाली मजदूर। शेरपा यानी कि नेपाली मजदूर, जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। जब हम कैंप 4 पर पहुँचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू, स्थानाभाव यानी स्थान की कमी के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे, यानी कि पंक्ति में। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे, और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था।
हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू दोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था, कि अब तो हमें 24 घंटे ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फू दोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है। संकरी यानी कि कम चौड़ाई की, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिने तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी, यानी कि बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चलते रहते, कि अगर एक बार भी उनका पैर फिसल जाता तो वो जहाँ चढ़े थे वहाँ से सीधा 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में आ गिरते। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। उन्होंने जो बूट पहने हुए थे उसकी कील से यह छेद हो गया। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फू दोरजी ने बर्फ़ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था, जो पीछे बीमार पड़ गए थे और जिसकी वजह से वे वहाँ रुक गए थे। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। कि अब कौन बीमार हो गया रास्ते में? बहुगुणा। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए।
जिसे मैंने इंडियाज़ डेन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर ना जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। गार का अर्थ है गड्ढा। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था कि इसी कठिनाई का हमें सबसे ज़्यादा डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, कि जानता है। हर पर्वतारोही जो है इस चिमनी को जानता है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवा चट्टानें थी जिन्हें पार करना असंभव था। फू दोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फू दोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, कि अगर वे तनिक सा थोड़ा सा भी अगर वे फिसलते तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि तीनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। यदि वो गिरते तो साथ में हम भी गिरते, क्योंकि हम तीनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। आखिरकार फू दोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फू दोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ़ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ़ थी। पहाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी ख़त्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था।
बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत अंत सामने आ गया अब बर्फ के ढेर नहीं थे। इससे जरा ही ऊपर एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी थी। मेहराब का अर्थ है दरवाजे के ऊपर बना अर्ध मंडलाकार भाग जैसा। और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था, यानी कि जिसे भुलाया ना जा सके, ऐसा दृश्य था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फू दोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। तो इस प्रकार उन्होंने मुश्किलों को पार करते हुए और साहस के साथ एवरेस्ट की चुनौती को पार किया और सफलता प्राप्त की।
आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।